विशाखा मैडम, विशाखा जी गायकवाड़, संस्थापिका संजीवनी फाउंडेशन हमारे बीच पधारी हैं। इनके स्वागत हेतु मैं श्रीमती बदामी देवी जी, मोहिनी देवी जी और धर्मी देवी जी, आप तीनों से गुजारिश करता हूं कि आप मंच पे पधारें और इनका शॉल ओढ़ाकर, माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट करके इनका बहुमान करें। बड़ी खुशी की बात है। देखिए, समाज के प्रति और शिक्षा के प्रति आप इनका समर्पण देखिए। पुणे की धरती से हमारे बीच में आप पधारी हैं। स्वागत, अभिनंदन इस प्रतिभा का हमारे बीच में है और इन्होंने जो है कई सारे अवार्ड भी इन्होंने जीते हैं। इनको अवार्ड से भी नवाजा गया, इसमें समाज भूषण, समाज रत्न, रियल मर्दानी, सावित्रीबाई फूले, महिला उद्योग रत्न 2020 और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत मेड इन इंडिया के तहत 2020 में भी इनको जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफर का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं, ये खुद से वादा किया है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में मैडम का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक सावित्री की बेटी, डॉक्टर बाबा साहेब की बेटी, ये होने का आज सही अर्थ से मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि ये पूरे व्यासपीठ पे इतने देर में देख रही हूँ एक इतने बड़े बड़े विचारों वाले, बड़े बड़े बैकग्राउंड, बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग यहाँ पे बैठे हैं और उनके बीच में यहाँ पे मैं एक अकेली औरत बैठी हूँ। इन सब भाइयों के साथ एक ही औरत दिख रही है कि मैं चाहती हूँ हर एक प्रोग्राम में, जब जेंडर इक्विटी का ज़माना है, 21वीं सदी है, तो यहाँ पे महिलाओं का भी और ज़्यादा मात्रा में दिखना बहुत ज़रूरी है। तभी सही मात्रा में समाज की प्रगति हो रही है, ऐसा मैं मानूंगी। ऐसे मंच पे आना और यहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त करना, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि हम ये कोई राजनीतिक व्यासपीठ नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, किसी पे भी ताने मार दिए, किसी को भी भला बुरा बोल दिया और हो गया। ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये छोटे छोटे मासूम जो बच्चे बैठे हैं, ये माता बहनें बैठी है, उनके दिल में कई सारे सवाल चलते रहते हैं कि हम यहाँ जिनके लिए रुके, जिनके लिए आए, जिनका सुनने के लिए आए, वो क्या बोलते हैं। 100 वाक्य हम बोलेंगे, 1 घंटा बोलेंगे, चाहे 10 मिनट बोलेंगे, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा शब्द होगा जो किसी के दिल को छू के जाएगा। और शायद जैसे हमारे भाई राहुल मेघवाल सर ने जो बोला कि कुछ नहीं, यहाँ से हमारे वक्तव्य में से कुछ ऐसी बातें ले लो जिससे शायद आपका जीवन बदल जाए, जिससे शायद आपके मन में ऐसी उमंग पैदा हो जाए, ऐसे सपने आपकी आंखों में बन जाए कि शायद उससे आपका जीवन, और सिर्फ आपका जीवन नहीं, आपके परिवार का जीवन और परिवार से समाज का जीवन और ज़्यादा हेल्दी कैसे होता है, वो यहाँ पे सफल होना चाहिए। ये प्रोग्राम जो है प्रतिभा सम्मान, ये प्रतिभा सम्मान, प्रतिभा शब्द में ही सब कुछ आता है। यहाँ दिल्ली की महापौर जो हमारी बहन है, नाम क्या उनका, बोलिए आपने। शैली ओबेरॉय मैडम यहाँ पे आई है, हम उनका भी दिल से स्वागत करते हैं। अभी भी आपने मैम ने कहा कि मैं एक महिला तो मंच पे बैठी हूँ, बीच में मेरी बात सुन ली। नगर निगम दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय हमारे बीच पधारी है। आपका स्वागत और अभिनंदन। शैली ओबेरॉय द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखिए कॉलेज के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यस कैरी ऑन। देखिए, दिल से कुछ भी चाहा और ऊपर वाले ने सुन लिया। अभी हम बोल रहे थे कि हम अकेले हैं मंच पे, तो यहाँ पे मैडम भी पधारी है और अच्छा लग रहा है। मैडम, आपका दिल से स्वागत करते हैं। मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो यहाँ पे प्रतिभा सम्मान, इस शब्द में ही लिखा है कि प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए। यहाँ पे जिन बच्चों को सम्मानित किया गया, सम्मान किसका होता है? जब आप जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल करते हो,
कुछ अच्छा हासिल ऐसा ही नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, अपने अस्तित्व को, अपनी प्रतिभा को निखारना पड़ता है, और उसके लिए चाहिए अच्छी शिक्षा, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार। तो ये किसी अकेले का काम नहीं रहता, ये काम रहता है पूरे परिवार का, पूरे समाज का, कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें, बच्चों को क्या फैसिलिटी दे। देखिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका नाम तो हर कोई लेता ही है और लेना ही चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हमारे देश में नहीं, किसी एक समाज में नहीं, पूरे विश्व के सबसे स्कॉलर स्टूडेंट रह चुके हैं। पूरे विश्व में उनके ऊपर इतना रिसर्च किया गया, उनके विचारों को माना गया, और देश विदेश में, पूरे दुनिया भर में उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए तब वो इतने कैसे पढ़े, उन्होंने इतनी किताबें कैसे लिखी होगी, कैसे इतनी सारी किताबें पढ़ी हुई होगी, जबकि उनके घर का जो माहौल था, उनका जो बैकग्राउंड था उस टाइम पे अब जितनी फैसिलिटी है, अब जितना एक्सपोजर हमें मिलता है, उतना कुछ भी अवेलेबल नहीं था। ना कंप्यूटर थे, ना एंड्रॉयड फ़ोन थे, ना गूगल था, ना नेट था। इधर अभी देखो कोई छोटे से बच्चे को भी उठा के कोई क्वेश्चन कर दे तो वो गूगल पे जाके सर्च करेगा, एक क्लिक पे उसे सारा नॉलेज मिलेगा। तो ये पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे, जब हमें बच्चों के हाथ में अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन दे रहे तो उस फ़ोन से वो क्या सर्च कर रहे हैं, उससे वो क्या ले रहे हैं, उसके ऊपर अपना ध्यान होना चाहिए। और बच्चों को भी, अगर आपको सही में ज़िंदगी में कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है, तो सबसे अच्छा जो है, देखिए अच्छी संगत में रहेंगे, अच्छे सोच विचार में रहेंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे, अच्छे अच्छे फॉलोअर्स को अगर आप फॉलो करोगे, गूगल पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, अच्छे स्पीच सुनोगे, तो उसमें से आपको अच्छे विचार मिलेंगे। यहाँ पे देखिए सब बच्चे बोलेंगे सब आते हैं, ज्ञान बांटते हैं, लेकिन हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बिना तो कुछ हासिल होगा नहीं। यहाँ पे मैं खुद के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मैं विशाखा गायकवाड़, रहती पूना में हूँ। पूना से कुछ दूरी पे एक गांव में मैं रहा करती थी, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन बचपन से घर का माहौल और स्कूल में भी जो पढ़ाया जाता था, जैसे हर एक वक्ता के मुँह से हमने कुछ लाइनें सुनी कि पे बैक टू सोसाइटी, हमारा फर्ज बनता है हमारे सोसाइटी के लिए। दूसरी बात है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, हमें वो पीना चाहिए, शिक्षा सबको हासिल करनी चाहिए। और एक बात सबने कही, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें सिखाया है, सीखो, संघर्ष करो, संगठित बनो। ये सब बोलते हैं, लेकिन ये आचरण में क्यों नहीं लाया जाता? सिर्फ सीखा और छोड़ दिया। संगठित बनना भी जरूरी है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि मेघवाल समाज का ये जो संगठन है, मुझे नारायण भैया आपके ऊपर इतना गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे अलग अलग राज्यों में, पूरे देश में अच्छे अच्छे ग्रुप बनाए हैं। और सिर्फ संघर्ष नहीं करना है, संघर्ष क्या है, जाके तलवारें हाथ में ले, तलवार लेके लड़ना है क्या? नहीं लड़ना है। अभी महाराष्ट्र में आप टीवी में, न्यूज़ में देखते होंगे कि आरक्षण के मुद्दों पे काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, जातिवाद फैलाया जा रहा है। अरे हम कौन से सदी में जा रहे हैं? इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और उस टाइम पे अगर हम जातिवाद करके बैठेंगे तो ये सिर्फ राजनीति का भाग है। बच्चों ने, युवाओं ने इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ खुद को सक्षम बनाओ, बहुत अच्छी शिक्षा लो, बहुत अच्छा काम करो, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छे संस्कार, अच्छे पैसे, अच्छे विचार आपको और आपके समाज को, आपके परिवार को और ज़्यादा मजबूती देंगे, ऐसा मेरा सोचना है। ये सब बातें मैं बचपन से सोचती आई, सीखती आई, और इसके लिए जब मैं खुद बड़ी हो गई, मैंने अच्छी शिक्षा पाई, उसके बाद मैंने सोचा कि मेरा अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। जिस हालातों में मैंने अपनी शिक्षा पूरी की, तो मैंने कभी अपनी कमजोरियों को अपनी चादर नहीं बनाया कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे नहीं है। किसी भी अच्छी चीज़ को, किसी भी अच्छे सपने को साकार करने के लिए पैसा नहीं लगता मेरे भाइयों, बिल्कुल भी नहीं लगता। लगता है सिर्फ एक जोश, एक जज्बा लगता है। अपने अंदर एक संयम होना चाहिए, एक सातत्य होना चाहिए, और किसी भी चीज़ को शांति से, सातत्य से, संयम से लिया तो वो एक साधना बन जाती है, और वो साधना का फल ज़रूर हमें सक्सेस के रूप में मिलता है। मैंने जब अपना करियर शुरू किया तो शुरू में
देखिए एक ही बार जन्म मिला है, हमें किसी को मालूम नहीं कि हम अगले जन्म में इंसान बनेंगे, जानवर बनेंगे या और कुछ बनेंगे। सही बात है। तो भगवान ने ये नेचर के जो निर्माता है उन्होंने हमें अगर इंसान के रूप में भेजा है, अच्छे खासे 2 हाथ 2 पैर एक बुद्धि दी है, उस बुद्धि का उपयोग करते हुए, और खासकर औरतों को मैं कहना चाहूंगी, बहनों को कहना चाहूंगी कि इस प्रकृति का सबसे जो सुंदर निर्माण है वो है स्त्री। तो खुद पे बहुत फक्र करना चाहिए हमें कि हम स्त्री के रूप में पैदा हुए। तो स्त्रियों में सबसे ज्यादा, मैं भाइयों को क्षमा चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों को ही बड़ा कहना है, लेकिन स्त्रियों में वो भावनाएं रहती है जो कंपैरेटिवली पुरुषों से ज्यादा रहती है, जो ममता है, मातृत्व है, संयम है, सहनशीलता है और परिवर्तन को अपनाने का ये जो सबसे बड़ा गुण है वो स्त्रियों में है कि एक लिमिटेड उम्र के बाद अगर वो शादी करके दूसरे घर में जाती है तो वो अलग संस्कारों को अपनाती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि जाके लड़का अभी 21 साल का हो गया, शादी कर दिया और बीबी के घर पे भेज दिया, तो नहीं होगा, वहां पे वो मैनेज भी नहीं होगा। तो ये सब बातें हैं। इन सब बातों में हमें ये देखना है कि एक स्त्री को एक पुरुष के तुलना में थोड़ी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, क्योंकि उसे बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती है। जब मैंने भी अपना करियर शुरू किया तो मैंने प्राथमिक शिक्षिका के रूप में अपना काम शुरू किया, टीचर बनी, जो प्राइमरी स्कूल की टीचर। तो मैं देखती थी कि 5वीं से 7वीं तक के बच्चे आ रहे, सीख रहे, एक पर्टिकुलर सिलेबस में उनको सिखा रही हूँ, और उसके बाद वो बच्चे जब बड़े होते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो उनके पास मुझसे ज्यादा जनरल नॉलेज है। तो मेरा क्या, मैं तो वही सिलेबस लेके बैठी हूँ। तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी, कुछ भी नहीं सोचा कि अपना क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, मुझे कुछ और सीखना था। फिर मैंने बैंकिंग का एग्जाम दिया। मैं जानबूझ के ये बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी युवतियाँ यहाँ है, बच्चे हैं, उनको शायद इस बात का फायदा होगा कि रुकना नहीं है। और ऐसा जरूरी नहीं कि आपने अगर एक प्रोफेशन चुना, एक सपना देखा तो उसी के पीछे लगो। एक जन्म मिला है, इसी जन्म में इतना सारा कर लो, इतना सारा सीख लो कि ये जन्म भी इतना सब कुछ सीखने के लिए कम पड़ जाए। किसी भी काम में, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर की नौकरी हो, चाहे कारपोरेट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल हो या कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में हमें पीछे नहीं रहना है। हमें अपने भाइयों के साथ आगे बढ़ना है, उनके कदमों से कदम मिला के हमें अपना काम करना है, हमें अपना जीवन सफल बनाना है। जब बैंक का एग्जाम दिया, लकीली पढ़ाई में अच्छी थी तो मैं बैंक के एग्जाम में भी मैंने अच्छे मार्क्स पाए और बैंक में एक अच्छे पोस्ट पे काम किया। तो वहां से कारपोरेट में कनेक्ट हो गई, हर टाइप की दुनिया देखी। फिर सोचा, वो करते करते गाड़ी चलाती थी मैं, 4 व्हीलर। तो पूना मेट्रो सिटी नहीं है, अभी डेवलप हो रहा है। पहले पूना में जैसे था कि शाम को 7 बजे के पहले लड़की ने घर में आना चाहिए। शाम को 7 बजे के पहले, जिसको मराठी में हम बोलते हैं 7च्या घरात, 7 बजे के पहले घर में आना चाहिए, जो लड़की के सेफ्टी के लिए जरूरी रहता है, ऐसा मानना था उस टाइम पे। जब मैंने खुद 4 व्हीलर चलाई, खुद 4 व्हीलर चलाना ही नहीं सीखा तो 4 व्हीलर को रिपेयर करना भी सीखा। इसके लिए कि कहीं जब मैं बाहर रहती हूँ और गाड़ी में कभी प्रॉब्लम आता है, छोटा मोटा टेक्निकल प्रॉब्लम है तो बोनेट खोलना आना चाहिए, पंक्चर है तो स्टेपनी चेंज करनी आनी चाहिए, बहुत सी चीजें रहती है छोटी छोटी। मेजर प्रॉब्लम है तो तुरंत कहाँ पे कॉल करना चाहिए, किसको बुलाना चाहिए, उसके नंबर अपने पास होने चाहिए, सतर्कता भी होनी चाहिए। ये सब मैंने सीखा। और उसके बाद 2009 में जब पूना में, ये बात आप प्लीज ध्यान दे के सुनिए, पूना में जब आईटी सेक्टर डेवलप होने लगा, 2007 के बाद 2008-9 में पूना में आईटी सेक्टर में इतनी क्रांति हो गई और पूरे देश से, दिल्ली से, बेंगलोर से, मुंबई से, हर जगह से आईटी प्रोफेशनल लड़के लड़कियां पूना में रहने आ गए, वहां पे सेटल होने आ गए। और उसी टाइम में 2009 में पूना में आईटी में काम करने वाली, क्योंकि आईटी सेक्टर में डे नाइट शिफ्ट हुआ करते थे, तब ये जो था 7 के पहले घर में आना, ये क्राइटेरिया बदलना पड़ा समय के साथ और लड़कियां नाइट शिफ्ट करने लगी। उस टाइम पे एक लड़की के साथ बड़ी ही बर्बरता के साथ गैंग रेप हुआ और वो इतना बुरा केस था। वो केस होने के बाद देखिए, कहीं भी देश भर में
महिलाओं के साथ अत्याचार या अन्याय की घटना होती है तो हम सिर्फ कैंडल मार्च करते, काले रिबन लगा के मार्च निकालते, सारे नेता हो चाहे जो भी है सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी है अपने अपने ओपिनियन देते हैं, स्पीच देते हैं या जाके उसके परिवार को मिलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये रुकता क्यों नहीं, और ये रोकने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, ये सोचता कोई नहीं। ये सोचना बहुत ज़रूरी था। और वही सोच जब मैंने वो न्यूज़पेपर पढ़ा, वो घटना पढ़ी, तो मेरे दिल पे, मेरे दिमाग पे उसका इतना असर हुआ। अब वो बुरा असर हुआ, अच्छा असर हुआ, या आप बताइए मुझे, मेरा अनुभव बताने के बाद, वो होने के बाद मैंने अपना पूरा करियर छोड़ दिया। घर में किसी को पूछा नहीं कि मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। सर मैं उस टाइम पे 2008-9 में मेरा सैलरी 30-40 हज़ार आया करता था। बहुत नॉर्मल फैमिली था हमारा, मिडिल क्लास फैमिली, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे और फिर उस पर घर चल रहा है, 2 छोटे बच्चे, सास ससुर, छोटा देवर, ऐसा परिवार। और ऐसे में 30-40 हज़ार की विथ इंसेंटिव आने वाली नौकरी छोड़ना, ये पागलपन है या नहीं है क्या नहीं है? ये पागलपन होना जरूरी है। जो पागल है, जो संघर्ष करता है, वही इतिहास बनाता है। मैंने इतिहास बनाया और आज आपके सामने गर्व से कहती हूँ, उसी घटना से प्रेरित होके मैंने 2009 में सिर्फ 5 पढ़ी लिखी मेरी दोस्तों को लेके, जिनको गाड़ी चलाना आता था, उनको लेके मैंने महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए चलाने वाली, महिला ड्राइवर होने वाली पहली टैक्सी सेवा, जिसका नाम था लेट देम ड्राइव, ये टैक्सी सेवा शुरू की और साबित किया कि मैं डॉक्टर बाबा साहब की बेटी हूँ, मैं सावित्री माई की बेटी हूँ। क्योंकि बोलना आसान है, किसी को उपदेश करना आसान है, लेकिन खुद कुछ करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इतना मीडिया ने उठाया, हर चैनल पे मेरी न्यूज़ थी, हर न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पे मेरी तस्वीरें थी और मैं खुद देख नहीं पा रही थी, आंख में इतना पानी। मुझे खुद को नहीं लगा था कि बिना माँ बाप की बच्ची जो एकदम मामूली से घर से बहुत संघर्ष के साथ पढ़ के यहाँ तक आई और मैंने ये आज क्या कर दिया, मुझे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन मैं आपसे वही कहना चाहूँगी कि दिल में अगर किसी के लिए अच्छा कुछ करने की सोच हो, खुद में कुछ अच्छा बनने की सोच हो, अच्छी हिम्मत हो, अपना बुलंद हौसला हो, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अभी आपको लगेगा कि इतना सारा करने के लिए पैसा चाहिए, 10 गाड़ियाँ खड़ी करना कोई मजाक नहीं था मेरे लिए। मेरी खुद की गाड़ी और जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको रिक्वेस्ट की, इतना अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे, तो उस टाइम पे पुणे में हाल ऐसा था कि महिला गाड़ी चला रही है तो लोग हंसते थे, अरे लाइसेंस है क्या, अरे ये आगे कैसे गई, बहुत टेंशन था। लेकिन एक डिसेंट सा यूनिफॉर्म बनाया सारी लड़कियों को। आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ गाड़ियों का ट्रेनिंग नहीं दिया, गाड़ी वॉश करना, उसको टेक्निकल मुद्दे उनको सिखाना, 2-2 दिन का 3-3 दिन का सेशन देना, साथ ही साथ उनको कराटे का भी ट्रेनिंग दिया। अभी आप बोलोगे क्या कराटे, लेडीज ड्राइवर उठ के कराटे फाइटिंग करेगी? बिल्कुल नहीं, कराटे फाइटिंग के लिए नहीं है, कराटे या ताइक्वांडो है, जिससे ये सोच बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए कि कराटे या ताइक्वांडो सीखने से हमें फाइटिंग करने का मौका मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लेकिन हमारे अंदर हमारा जो कमजोर दिल है ना, महिलाओं को भगवान ने नरम दिल दिया है, उस नरम दिल को अगर बाहर हमें काम करना है तो उसको ताकतवर बनाने के लिए ये सब हमें साइड सेगमेंट्स दिए गए हैं। इसके मदद से जो अच्छे स्पोर्ट्समैन रहते हैं, जो लड़कियां स्पोर्ट्स में रहती है, उनका स्पिरिट थोड़ा स्ट्रांग रहता है कंपैरेटिवली। कराटे सीखने से उन लड़कियों को डर नहीं लगता और उनको देख के बाकी लड़कियां भी इंस्पिरेशन लेती है। तो इस तरीके से हमने वो टैक्सी सेवा शुरू कर दी और वहां से पूरा कारपोरेट करियर, पूरा नौकरी, काम धाम सब छोड़ दिया। और परिवार ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, हमारे हस्बैंड ने भी अच्छा सपोर्ट किया। बच्चे इतने छोटे थे लेकिन बच्चों ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि हमने बैलेंस रखा, हमने हमारे परिवार की ओर दुर्लक्ष्य करके कुछ नहीं किया, पूरा फैमिली की ओर भी ध्यान दिया, क्योंकि परिवार ये समाज का पहला घटक है। अगर हम परिवार नहीं संभाल पाएंगे तो हम समाज क्या सुधारेंगे। तो ये दोनों को बैलेंस करते हुए अपना करियर शुरू किया सोशल में, सामाजिक में। और उसके बाद हमने संजीवनी फाउंडेशन, जो भी जब से हम आए हैं संजीवनी फाउंडेशन का नाम सुन रहे हैं, हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि अपने एनजीओ का नाम दिल्ली तक जा रहा है, राजस्थान तक पहुंच रहा है, गुजरात तक पहुंच रहा है। तो ये फाउंडेशन के अंडर हमने वहाँ भी ऐसे ही किया, 5 से शुरू किया और आज
100 से ज़्यादा बच्चे हमने एडॉप्ट किए हुए हैं खुद के दम पे। जितना भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस का पे बैक टू सोसाइटी, इस फॉर्मूला को दिमाग में रखते हुए अपने इनकम का एक हिस्सा, छोटा हिस्सा खुद के लिए रख के बड़ा हिस्सा हम समाज के लिए दे रहे। कहीं जाके डोनेशन की पावती नहीं बना रहे, रिसिप्ट नहीं बना रहे, खुद जिम्मेदारी लेके ये 100 से ज्यादा जो बच्चे हैं अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, और वो स्कॉलर है, जरूरतमंद हर कोई है, तो हर एक की जरूरत हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जो सही में स्कॉलर है उनको थोड़ा सपोर्ट मिला। अभी देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने डांस किया, 200, 500, 1000 रुपए करते करते 4-5 हजार रुपए बन गए। 4-5 हजार में किसी का जिंदगी नहीं बदलेगा, लेकिन वो बख्शीश, वो गिफ्ट के इनाम के रूप में जो चीज मिलती है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। तो ऐसे ही हमने ये एनजीओ के साथ, ये एनजीओ शुरू करके हमने काम शुरू किया, और इसमें हमने महिला सबलीकरण, क्योंकि पूना की पुण्य भूमि में, पूना की पावन भूमि में जहाँ माता सावित्री माई, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतिहास रचाया, जहाँ माता जिजाऊ ने एक अच्छा शिल्पा महाराष्ट्र को नहीं अपने देश को दिया, ऐसे भूमि में काम करने का जब मौका मिलता है तो महिला सबलीकरण बनना तो वो तो करना तो बनता है। ये सोच के हमने महिलाओं के लिए भी काम करना शुरू किया, और आज 1, 2, 3 नहीं 3000 से ज्यादा महिला मेरे एनजीओ के साथ जुड़ी हुई है। उनको अच्छे अलग अलग सेक्टर में नौकरी, चाहे सुरक्षा रक्षक हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, लेडी ड्राइवर हो, या कुकिंग का काम, सेंट्रलाइज किचन, क्योंकि पूना में बहुत सारे आउटसाइडर्स हैं, नौकरी के लिए पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको खाने का इंतजाम करना, उनको एक अच्छा हाइजीनिक फूड देना, और फूड इंडस्ट्री ये सबसे नोबल काम है। तो कोई भी देखिए करने का इच्छा हो, कुछ करने का जज्बा हो, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। छोटा छोटा काम करके भी हम अपने परिवार को एक अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकते हैं। और ये ज़्यादा जिम्मेदारी महिलाओं की इसके लिए है कि महिला, घर की औरत, घर की माँ, ये बच्चों का और परिवार का रोल मॉडल होती है। घर की औरत जो करती है वही उसके बच्चे फॉलो करते हैं। घर की औरत जैसा काम करेगी, जितना मेहनत करेगी, मैं नहीं बोलती हूँ कि दिन भर उठो, सुबह उठो, सबका चाय नाश्ता झाड़ू पोछा, यही जिंदगी नहीं है। वो हम अगर खुद होके स्वीकारें कि नहीं मुझे मेरा घर साफ सुथरा चाहिए, वो अपना अपना चॉइस है, लेकिन अपनी प्रतिभा को निखारना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने आप को जैसे बनाओगे वैसा अपना परिवार बनेगा, वैसे अपना बच्चे सीखेंगे, वैसे अपनी लड़कियां, अपने लड़के उस चीज को फॉलो करेंगे, और वही समाज में जाके कल को प्रतिभाशाली बच्चे बनेंगे। और हमारे नारायण भाई जो है, इसी संस्था के माध्यम से मैं चाहती हूँ अगले कई सालों तक ये संगठन चलता रहेगा, और ऐसे ही प्रोग्राम से अनेक बच्चे आएंगे जो व्यासपीठ में, हम चाहते हैं कि हम प्रेक्षक के रूप में सामने बैठे, और यहाँ पे ये बच्चे जब अपना मनोगत व्यक्त करें तो वो ये बताना उनसे हम ये सुनना चाहेंगे कि एक साल था 2023-2024, उस साल पे हम इस प्रोग्राम में आए थे, और हमने राहुल भैया का या विशाखा दीदी का या यहाँ पे जितने मान्यवर आए उनकी कुछ बातें सुनी, और हमारे में कुछ सपने हमने हमारे आंखों में पाल लिए, और आज यहाँ इतने बड़े पोस्ट पे आके इसी प्रोग्राम में जहाँ हम सम्मानित हुए थे, यहाँ पे हम किसी और को सम्मानित करने आए, तब जाके अपने संस्था का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, ये पूरा होगा, ऐसा मुझे लगेगा। यहाँ पे जाते जाते, काफी टाइम लिया हमने, जाते जाते एक छोटा सा शेर बताना चाहूंगी। मैं शायर नहीं हूँ, मैं कवि भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ के तो मैं जरूर आपको एक अच्छा छोटा सा शेर बताना चाहूंगी। फौलादी जिस्म नहीं हौसले रखती हूँ, फौलादी जिस्म नहीं हौसले रखती हूँ, मैं नारी हूँ, खुद को देश पे कुर्बा करती हूँ। मैं हाथ में कंगन नहीं मांगती, मैं हाथ में कंगन नहीं मांगती, मैं हाथ में कलम मांगती हूँ। मैं हाथ में कंगन नहीं मांगती, मैं हाथ में कलम मांगती हूँ। मैं जिस्म पे साड़ी नहीं, मैं जिस्म में साड़ी नहीं, खाकी वर्दी मांगती हूँ। दुर्गा काली सरस्वती तुम देखोगे धरती पर, दुर्गा काली सरस्वती तुम देखोगे धरती पर, फक्र है मुझे मैं भारत की बेटी होने पर, भारत की बेटी होने पर।
फिर से एक बार अखिल मेघवाल विकास संस्था का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नारायण जी राठौड़, हमारे भाई सुरेश जी यादव, यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर और आप सब भाई बहन, छोटे बच्चे, आप सब ने हमारा ये मनोगत दिल से सुना। कुछ गलतियाँ हुई रहेगी तो हम क्षमा चाहेंगे और आप सबसे